हे बडीज, आज का पॉडकास्ट हमने मिथिलेश के साथ शूट किया है। इस पॉडकास्ट में हमने बात की है कि आप आपके जॉब के साथ या आपके ग्रेजुएशन के साथ किस तरह से कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि मिथिलेश ने भी जॉब के साथ कैट एग्जाम क्रैक किए और उसके बाद वो आईएम में गए हैं। इस पॉडकास्ट में हमने कोई भी ओवर हाइप चीज़ें के बारे में बात नहीं की कि मरने के बाद क्या होता है या आपने 2 घंटे की नींद कैसे पूरी करते थे, क्या बोला तूने करते थे, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। किस तरह से आप प्रॉपर प्रोसेस स्ट्रेटेजी फॉलो करके आप आपका गोल अचीव कर सकते हैं। बहुत सिंपल वे से डिस्कशन किया है और मिथिलेश ने भी बहुत सिंपलिसिटी से उसके आंसर्स दिए। सो एंजॉय द पॉडकास्ट। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। गुड आफ्टरनून मिथिलेश। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग सेशन। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले जैसे आपकी जर्नी के बारे में किस तरह से आपने ग्रेजुएशन के बाद जॉब की और जॉब के बाद आप कैसे आईएम काशीपुर तक का क्या सफर रहा और इस सफर में आपने क्या चीजें लर्न की, क्या आपके लर्निंग पॉइंट से जो हमारी ऑडियंस है, बेसिकली जो भी स्टूडेंट्स अभी ग्रेजुएशन कर रही है, जो वर्किंग प्रोफेशनल है और चाहते हैं कि आने वाले टाइम के लिए वो प्रिपेयर कर सके, कैट हो, जीआरई हो, टॉफेल और एमपीसी यूपीसी एग्जाम्स जैसे, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं जानना चाहता हूँ और मेरे ऑडियंस भी जानना चाहेगी कि आपका बैकग्राउंड किस तरह से रहा, मीन्स 11-12 कहाँ से किया आपने, फिर 12वीं के बाद किस तरह से आप अगर इंजीनियरिंग में आए और फिर जॉब का थोड़ा बहुत आप बैकग्राउंड बताइए, सो दैट दे विल गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट यू। ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सूरज, मुझे इनवाइट करने के लिए सेशन में। सो थैंक यू फॉर दैट। जैसा कि आपका क्वेश्चन था मेरा बैकग्राउंड, सो मेरा बैकग्राउंड इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था। मैंने 11th-12th अमरावती से ही किया है, इंडिपेंडेंट जूनियर कॉलेज से, साइंस में। एंड देन आफ्टर दैट मैंने इंजीनियरिंग की है अमरावती यूनिवर्सिटी से ही। एंड देन आई ज्वाइन कोलैबरा इन कॉर्पोरेशन एंड उनके साथ मैंने एज अ टैलेंट स्पेशलिस्ट वर्क किया है फॉर 26 months। एंड अभी मैं करंटली IIM काशीपुर में MBA परस्यू कर रहा हूँ। So this is my basic ओके, overview of my background. ओके, गॉट इट। सो मिथिलेश, जैसे इंजीनियरिंग आपने की है, 12th के बाद आप डायरेक्ट इंजीनियरिंग में गए, तो इंजीनियरिंग में किस तरह से आपके दिमाग में आया डायरेक्टली कैट ही करना है, क्योंकि इंजीनियरिंग के बाद तो प्लेसमेंट भी होता है जहां तक मुझे पता है। तो फिर आप प्लेसमेंट की तरफ नहीं गए और आई मीन क्यों कोर की तरफ क्यों नहीं गए, ये भी क्वेश्चन आता है। जैसे आपने बताया मैकेनिकल इंजीनियरिंग है आपका, हम्म। है ना, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, तो कोर की तरफ या प्लेसमेंट नहीं दिया था आपने फाइनल ईयर में फिर? अच्छा, चलिए तो मैं थोड़ी मेरी स्टोरी पीछे लेके जाता हूँ बैकग्राउंड में। तो जैसा कि हम्म, 11th-12th जब हम परस्यू करते हैं, तो जब मैं 11th-12th कर रहा था तो हम्म, कोई खास गाइडेंस मुझे नहीं था कि क्या करना चाहिए, किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। तो उस वक्त जो ट्रेंड चल रहा था, दो ही रास्ते थे हमारे पास उस पीरियड में चूज करने के लिए, या तो इंजीनियरिंग या तो मेडिकल। तो मेरा मैथ्स थोड़ा बहुत बेटर था एज कम्पेयर टू बायो, और मैंने साइंस भी लिया था, तो मेरे पास ऑप्शन ही इंजीनियरिंग का था। तो मैंने सीईटी प्रिपेयर की एंड देन उसके थ्रू मैंने इंजीनियरिंग में एडमिशन ली। तो उस वक्त जो ट्रेंड था वो मोस्टली, जैसे आज की तारीख में ट्रेंड चल रहा है कंप्यूटर साइंस, सारे सारे लोग कंप्यूटर की तरफ जा रहे हैं, डिजिटल टेक्नोलॉजीज की तरफ जा रहे हैं। उस वक्त थोड़ा ट्रेंड मैकेनिकल की तरफ ज्यादा था। तो सारे दोस्त मेरे मैकेनिकल की तरफ जा रहे थे, तो मैं भी उस तरफ चला गया। उसके पीछे कोई खास कुछ ये नहीं था कि क्यों गया। तो जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था वहाँ पे, तो हमें प्रोजेक्ट्स वगैरह में बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करता था। एंड मुझे वो धीरे धीरे रियलाइज होने लग गया था कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो फील्ड है उसमें मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हूँ। जो मैं प्रोजेक्ट्स करता था या मैं बहुत एक्टिवली दूसरे दूसरे इवेंट्स में पार्टिसिपेट करता था। तो जब मैं प्रोजेक्ट्स या टेक्निकल वर्क करता था उसमें मैं इतना कंफर्टेबल नहीं था एज कम्पेयर टू जो मैं अदर वर्क करता था, मैनेजमेंट रिलेटेड या फिर कोई भी दूसरी एक्टिविटीज रिलेटेड। तो मुझे ये हल थोड़ा पता चलने लग गया था कि अगर मुझे मास्टर्स परस्यू करना है तो वो टेक्निकल साइड में अगर मैं करूंगा, मतलब एमटेक करूंगा, तो मैं उतना शायद सक्सेसफुल या फिर उतना हैप्पी नहीं रहूंगा। तो मुझे दूसरे ऑप्शंस ढूंढने थे उस वक्त। और मैंने ये भी सोचा था कि मुझे कुछ भी करने से पहले एक बार वर्क एक्सपीरियंस लेना है 1-2 साल का, जो मुझे बताएगा कि मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ या नहीं। तो ये मेरी एक प्लानिंग थी। तो जैसे मैं पास आउट हुआ 2020 में, जब उस फेज में आया, तो उस वक्त कोविड चल रहा था। तो कोविड में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स बंद हो गए थे, तो मेरे पास ऑप्शन ही नहीं था मैकेनिकल की तरफ जाने का। तो आईटी कंपनीज ही आ रही थी ऑन कैंपस मोस्टली, या सर्विस बेस्ड कंपनीज आ रही थी। तो उसमें इंफोसिस, टीसीएस, हम्म, कॉग्निजेंट्स आई थी। तो मेरा इंफोसिस एंड टीसीएस में भी हो गया था। एंड कोलैबरा भी आई थी कैंपस में। तो इनका जो प्री प्लेसमेंट टॉक था, उस पे मुझे समझा कि इस पे बहुत ज्यादा मुझे अपॉर्चुनिटीज मिलेगी मैनेजमेंट रिलेटेड वर्क्स देखने की, या फिर हाउ मैनेजमेंट एक्चुअली वर्क एंड ह्यूमन इंटरेक्शन का रोल था, ये टैलेंट एक्विजिशन का रोल था। तो मुझे ये रोल थोड़ा फैसिनेट कर रहा था एज कम्पेयर टू आईटी रोल्स।
तो मैंने ज्यादा नहीं सोचा, हम्म, मैंने सीधे कोलैबरा की तरफ मतलब चूज किया कोलैबरा को एज हम्म, कम्पेयर टू आईटी एंड ऑल। मैंने इसके पीछे भी कोई खास सोच मेरी नहीं थी कि मैं क्यों जा रहा हूँ। आई जस्ट वांटेड टू एक्सप्लोर एंड लर्न एज मच एज पॉसिबल। तो इसलिए मैंने कोलैबरा को ऑप्ट किया एज कम्पेयर टू आईटी इन्फोसिस। ऑर्गेनाइजेशन। सो ये मेरा आंसर है कि मैं क्यों मतलब मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ना जाके ह्यूमन रिसोर्सेज की तरफ गया। मीन्स लिटरली जो भी स्टूडेंट्स हमें सुन रहे हैं, उन्होंने भी कॉलेज के टाइम पे पार्टिसिपेशन करना चाहिए, जो भी करिकुलम या एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज होते हैं, सो दैट उनके जो आई मीन क्वालिटीज है या उनका जो आई मीन बोल सकते हैं स्किल सेट उनको पता चल जाता है कि कहाँ वो अच्छे है, कहाँ उनको काम करना है, कहाँ नहीं। क्योंकि देखते हो मैं आई मीन बहुत से कॉलेज में भी जाता हूँ एज ए गेस्ट लेक्चर, मैंने देखा, मैं उनको मोटिवेट भी करता हूँ कि आप पेपर प्रेजेंटेशन में पार्टिसिपेट लीजिए, बी प्लान कॉम्पिटिशन में लीजिए, लेकिन स्टूडेंट नहीं लेते। मेरा उसमें एक ही पॉइंट ऑफ व्यू रहता है, अगर आप पार्टिसिपेट करोगे तो आपको रियल फीडबैक आ जाएगा कि आप किस में अच्छे हो, किस में नहीं हो। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, जब हम ट्वेल्थ में डिसीजन लेते हैं तो कहीं ना कहीं वहां पता ही नहीं होता है कि किसके लिए हम बने। तो आपने बहुत अच्छे से वो फिगर आउट किया। तो बाय द वे हम आते हैं अभी जैसे कैट के बारे में, तो आपने फिगर आउट तो कर लिया कि मैनेजमेंट की तरफ जाना है। तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं मिथिलेश, जैसे मैं अगर हम आप जैसे प्रॉपर अमरावती से हूँ, मेरा भी प्रॉपर अमरावती आता है, तो हमने हमारे तरफ के बच्चों के बारे में क्या ऑब्जर्वेशन किया है, जब वो इंजीनियरिंग करते हैं तो कोई भी एवरेज एम टेक एमबीए या किसी भी कॉलेज में चले जाते हैं, या ये एक ऑप्शन करते, या सेकंड क्या करते, वो ड्रॉप लेते, बहुत ज्यादा ड्रॉप ले लेते, इंजीनियरिंग के बाद 2 ढाई साल का ड्रॉप लेते, प्रिपरेशन करते। लेकिन ये दोनों ऑप्शन आपने नहीं लिए, तो आपके दिमाग में डायरेक्टली कैट आई मीन आईएम में जाना है, ये किस तरह से आया फर्स्ट थिंग। और सेकंड, फिर आपने एवरेज या बिलो एवरेज में जो नॉर्मल कॉलेजेस है उसको क्यों नहीं अप्लाई किया, या गैप क्यों नहीं ली उसके लिए, आई मीन वो थोड़ा बताइए आप। ठीक है। तो जैसे मैंने बताया कि जब मेरा इंजीनियरिंग चल रहा था तो मैंने ये सोच लिया था कि मुझे वर्क एक्सपीरियंस लेना है एंड हम्म, देन मुझे डिसाइड करना है कि एक्चुअली जाना किस तरफ है इंजीनियरिंग। हम्म, ये मुझे पहले से लगता था कि इंजीनियरिंग में उतना सेफ नहीं है मेरे लिए एमटेक करना, मुझे कुछ और ऑप्शंस ढूंढने हैं। तो मैं उतना श्योर नहीं था, तो मेरा ये था कि मैं वर्क एक्स लूँ और एक्सप्लोर करूँ चीज़ें जो मुझे क्लियरिटी देगी। तो उस एक्सप्लोरेशन में मैं कोलैबरा की तरफ गया जहाँ पे टैलेंट स्पेशलिस्ट का मेरा रोल था। सो बीइंग अ टैलेंट स्पेशलिस्ट मुझे जो है एक्सपोजर मिला लीडरशिप के साथ काम करने का। मैं डायरेक्ट अकाउंट मैनेजर्स के साथ काम करता था जो यूएस में बेस्ड थे एंड मेरे क्लाइंट्स भी यूएस क्लाइंट्स थे सारे, टेलीकॉम के एटीएनटी चार्टर एंड वेराइजन। तो मैं जब इन लोगों के साथ काम करता था तो मुझे ये क्लियरिटी आने लग गई कि हाँ मुझे मैनेजमेंट की तरफ जाना है, मुझे एमबीए मतलब उस लीडरशिप के रोल्स में जाना है। लेकिन एक और रहते रहते वहां पहुंचने के लिए बहुत टाइम लगता है। तो मेरे एक्सप्लोरेशन में मैंने ये भी फाइंड किया कि मुझे एमबीए की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मुझे एमबीए करना पड़ेगा मेरे पाथ में फ्यूचर में। तो वही फिर मैं थोड़ा सीरियस हुआ एमबीए को लेकर, देन मैंने रिसर्च किया कि एमबीए कहाँ से कर सकते हैं। तो 2-3 ऑप्शन थे मेरे पास कि मेरा जॉब भी चल रहा था तो उसके साथ ये हो सकता था मैं ऑनलाइन एमबीए कर लेता। आजकल बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऑनलाइन एमबीए प्रोवाइड कर रहे हैं। या तो फिर 2 साल का वर्क एक्स लेके एग्जीक्यूटिव एमबीए कर सकता था, जो वो भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स प्रोवाइड कर रहे हैं 1 ईयर का एमबीए एग्जीक्यूटिव। या तो फिर एक प्रॉपर 2 ईयर का एमबीए करना एक ऑप्शन था। तो मैंने इस पे सबसे पहले तो डिसाइड किया कि जैसे ऑनलाइन एमबीए जो है वो मतलब ठीक है कर सकते थे बट वो बहुत ज्यादा करियर ग्रोथ के लिए मतलब हेल्पफुल नहीं रहता, ऐसा मैंने सोचा। ये मैंने मेरे फाइंडिंग्स मुझे फाइंडिंग मिली है मेरे रिसर्च के थ्रू। एंड देन जो 1 ईयर का एमबीए है वो हालांकि अच्छा होता है एक वर्क एक्स के लिए, बट बीइंग मेरा जो ट्रांजिशन हुआ है मैकेनिकल इंजीनियरिंग टू एचआर एंड देन एमबीए, तो मैं ये भी सोच रहा था कि 1 साल में मैं बहुत कुछ नहीं सीख पाऊंगा और वो बहुत फास्ट हो जाएगा मेरे लिए। तो देन आई डिसाइडेड कि 2 ईयर का एमबीए करना सेफ है। तो देन उसके लिए कहाँ से कर सकते हैं, तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जैसे प्रीमियम इंस्टीट्यूट है इंडिया के, आईआईएम्स हो गए, जो अदर प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हो गए, या फिर अदर इंस्टीट्यूट हो गए। मैं ये टर्म यूज नहीं करूंगा एवरेज बिलो एवरेज, मेरे हिसाब से तो सारे ही अच्छे ही होते हैं, कोई उसमें अच्छा बुरा नहीं होता, बट ये दीज आर द प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स। सो ऐसा मेरा ये टारगेट तो था कि प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स में ही जाना है। और मेरी प्रिपरेशन कैट के लिए भी वो फिर उसी हिसाब से थी थोड़ी बहुत। बट ऐसा मतलब ये तो टारगेट ही था कि कोई भी जो एम करता है पढ़ने के लिए तो वो हमेशा ऊपर टॉप को ही टारगेट रखता है। तो मेरा वही टारगेट था कि टॉप इंस्टीट्यूट में पहुंचना है। सो उस वे में मैं आईएम काशीपुर में पहुंचा। इस पे मेरा ऐसा कोई खास ये नहीं था कि इसके नीचे के नहीं चाहिए या ये नहीं चाहिए। मेरे रिजल्ट वैसा था कि मैं यहाँ पे आ गया।
ये मेरा आंसर है। ओके, चलो काफी अच्छा आंसर है। लेकिन कहीं ना कहीं फिर आपने जॉब क्यों नहीं छोड़ा? मीन्स वो होता है ना कि मेरे पास टाइम कम है, मेरा इंजीनियरिंग खत्म हो गया है, 1.5 2 साल होते आई है, अभी फिर से 2 साल मेरे जाएंगे एमबीए करने के लिए, तो मैं 1 साल का ड्रॉप ले लेता हूँ। ये सॉल्यूशन नहीं लेते हुए आपने जॉब के साथ किस तरह से उसको मैनेज किया? क्योंकि काफी बच्चे क्या करते हैं, इंजीनियरिंग के बाद 2 2.5 साल का ड्रॉप लेते, मेडिजी जाते, हैदराबाद में गेट के क्लासेस लगाते फॉर एग्जाम्पल, या जो भी वर्किंग प्रोफेशनल्स है वो भी अपनी जॉब रिजाइन करते, फिर 1 1.5 साल प्रिपेयर करके यूपीएससी एमपीएससी या कैट जीआरई देते। वो सब ऑप्शन नहीं करते हुए आपने किस तरह से मैनेज किया कोलैबोरेटर का जॉब, 8 घंटे की शिफ्ट, और साथ में पढ़ाई कैट की? किस तरह से वो मैनेज किया और कंसिस्टेंसी किस तरह से मैनेज हुई आपकी? तो देखिए, जब मैं कोलैबरा में काम कर रहा था तो मैंने जैसे बताया कि मैं हम्म। लीडरशिप्स या फिर ये मैनेजर्स लोगों के साथ काम करता था, तो मुझे मजा आता था काम करने में। और जब मैंने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे अब कैट के लिए जाना है, तो मेरे पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचा था। मतलब जब मैंने डिसीजन एक प्रॉपर बना लिया था कि अब एमबीए करना है, कैट के लिए जाना है, मेरे पास 6 7 महीने का टाइम बचा था। एंड मेरा कोलैबरा में परफॉर्मेंस भी अच्छा चल रहा था। तो वहां पे मेरे पास दो पॉइंट थे सोचने के, डिसीजन लेने के। या तो मैं जॉब छोड़ दूं, या तो मैं जॉब कंटिन्यू करूं। अगर मैं जॉब छोड़ता हूं तो मेरे पास वहां से 6 महीने का गैप रहता, एंड देन मैं कैट के लिए अपियर होता, और वहां से फिर 3 4 5 महीने बाद एमबीए में एडमिशन दी। मतलब सीधा सीधा 1 ईयर का गैप आ जाता। एंड वो भी अनप्रिडिक्टेबल था, क्योंकि मैं खुद भी उतना बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं था कि मेरा होना ही है। तो वो मैं एक रिस्क फैक्टर उसको मैं मान रहा था कि इफ नहीं हुआ तो मेरे मन में एक डाउट था उसको लेके। एंड वो डाउट था, तो मैं डिसीजन लेने में थोड़ा थोड़ा लेट होते गया। मैंने डिसीजन थोड़ा लेट लिया। एंड जब जॉब छोड़ने का जब उस पॉइंट पे आया मैं, तो मैंने डिसाइड किया कि नहीं, अभी जॉब को रहने देते हैं। एंड अपनी प्रिपरेशन उसी के साथ चलने देते हैं। तो मैंने उसी के साथ प्रिपरेशन करने का डिसीजन लिया। अब आते हैं कंसिस्टेंसी के पॉइंट पे। तो मेरी जो प्रिपरेशन थी एक्चुअली कैट की, वो मैंने सबसे पहले तो पेपर को एनालिसिस किया कि एग्जाम का पैटर्न कैसा होता है। तो जब मैंने पेपर को एनालिसिस किया, तो मैंने ये फाइंड किया उसमें कि पेपर जो है वो, हाँ, हम हमारा इंटेलिजेंस चेक नहीं करता, वो चेक करता है कि हम डिसीजन कैसे लेते हैं ऑन डी डे ऑफ द एग्जाम। उसके क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो बहुत इजी होता है, मतलब 10th 12th के क्वेश्चन के आसपास ही घूमता है। बट वो चेक करता है कि आपको आपकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस पता है कि आप कौन सा क्वेश्चन छोड़ सकते हो उस टाइम फ्रेम में। तो मैंने ये फाइंड किया कि इसके लिए मुझे बहुत ज्यादा प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा मैथमेटिक्स बैकग्राउंड है और मैथ्स थोड़ी ठीक है, तो मैथ्स में संभाल सकता हूँ। एंड देन उसके बाद मेरा जो वीक पॉइंट था वो वर्बल था, इंग्लिश, जिसपे मेरा स्कोर नहीं आता था इनिशियल मॉक्स में। तो मैंने उसके लिए वीक पॉइंट वर्बल था, एंड लॉजिक रीजनिंग होता है उसमें थर्ड पार्ट, वो भी एक थोड़ा मेरा वीक पॉइंट था। तो मैंने स्ट्रेटेजी ये बनाई कि मेरी जॉब जो चल रही है वो तो मैं चलने दूंगा एज इट इज, लेकिन उसके बाद मैं एक्स्ट्रा टाइम 2 आवर्स का जो है वो रीडिंग के लिए दूंगा, सिर्फ रीडिंग। उसका रिलेशन मैं किसी एग्जाम के साथ नहीं रख रहा था कि मैं एग्जाम के लिए पढ़ रहा हूँ। मैं खुद के लिए पढ़ता था, न्यूज़पेपर, नॉवेल्स पढ़ता था मैं। और मैंने वो हैबिट बना ली थी 2 3 महीने के लिए कि मेरे को सिर्फ पढ़ना है, इसका एग्जाम से कोई रिलेशन नहीं। एंड वैसे ही जो लॉजिक रीजनिंग मेरा वीक पॉइंट था, तो मैंने ये बना लिया था कि मुझे दिन में 2 क्वेश्चन सॉल्व करने प्रीवियस ईयर पेपर के, बस, उसका एग्जाम से कोई रिलेशन नहीं। एंड मैं वीकली बाय वीकली एक मॉक दे देता था, और उसको भी मैं उसके स्कोर पे नहीं जाता था, मैं उसको सिर्फ एज ए एग्जाम दे देता था। एंड इसमें जो मेरा वीक पॉइंट रहता था मैं उसको सॉल्व करता था। तो मेरे मॉक्स में टू बी ऑनेस्ट बहुत स्कोर्स नहीं आते थे, लेकिन मुझे प्रेशर कभी नहीं आया, क्योंकि मैंने एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन नहीं की, मैंने सेल्फ एज अ प्रोसेस, मैं उस प्रोसेस को फॉलो कर रहा था। तो मॉक्स में मेरे स्कोर बहुत नहीं आते थे, लेकिन अल्टीमेटली जो लास्ट एग्जाम था उसमें मेरा स्कोर डिसेंट आया। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि मैंने प्रोसेस को थोड़ा फॉलो किया, तो उस कारण से मैं प्रेशर में नहीं गया, एंड मेरी कंसिस्टेंसी मेंटेन रही। तो ये आंसर हो सकता है। Alright. मिथिलेश, कहना है कि थोड़ी हाइप है, मीन्स आईआईएम की बहुत ज्यादा हाइप है हमारे इंडिया में, आईआईटी की बहुत ज्यादा हाइप है, और हाइप वैसे ही एग्जाम्स की भी है। कैट अगर देखा जाए तो वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम बोला जाता है। तो ये जो आपको क्या लगता है, टफेस्ट बोलना इज इट ओके? और क्या किस तरह से आप इस वर्ड्स को देखते थे? क्योंकि आप भी जब कैट कर रहे थे हमारी बात होती रहती थी, मुझे लगता था यार किस तरह से मैनेज करते होगे आप कैट की प्रिपरेशन। तो ये बच्चों के दिमाग में जो ब्लॉकेजेस होते हैं कि ये एग्जाम बहुत टफ है, इसको 8 8 घंटे पढ़ाई करनी पड़ती है, जैसे आपने भी बोला, अभी मैंने कुछ ऐसे रिलेटेड वीडियोस देखे, जैसे हमारा बात बात हुई थी कि हम इंटरव्यू लेने वाले हैं आपके साथ।
तो ऐसे अब बहुत बार पता है मैं 2 घंटे नींद करता था, मैंने इतने सेक्रीफाइसेस किए, ये छोड़ना पड़ा, वो छोड़ना पड़ा। इन सब चीजों पे आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका क्या स्टेक है? देखिए, वो डिपेंड करता है आपकी, हम्म। मतलब आप किस हिसाब से प्रिपेयर कर रहे हो किस चीज को लेके। हम्म। मेरी सिचुएशन ऐसी थी कि मेरे पास मतलब बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचा था प्रिपरेशन के लिए। एंड मुझे प्रेशर नहीं लेना था ज्यादा, मतलब मैं नहीं चाहता था कि मैं बहुत प्रेशर ले लूँ एग्जाम को लेके। तो मेरी स्ट्रेटेजी फिक्स थी कि मैं ज्यादा टेंशन नहीं लूंगा, मैं प्रोसेस को फॉलो करूंगा, रिजल्ट जो आएगा वो देखेंगे बाद। तो मेरी ये स्ट्रेटेजी थी। जैसे आपने पूछा कि लोग बहुत प्रिपेयर करते हैं 8 8 10 10 घंटे, तो देखिए वो डिपेंड करता है एग्जाम्स टू एग्जाम। जैसे जेईई या फिर जो प्री ग्रेजुएशन एग्जाम्स होती है उसमें कंपटीशन भी उस लेवल का होता है, क्योंकि हम्म। आजकल हम देखते हैं कि जो इंस्टीट्यूट्स है कोटा ये सब यहाँ पे, तो वहाँ पे प्रिपरेशन उस लेवल की करती है कराते हैं वो लोग बच्चों से, तो कंपटीशन डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है हर जगह पे। राइट। तो उस पे कंपटीशन उस लेवल का है, तो आपको उस कंपटीशन में रहने के लिए उतने एफर्ट डालने पड़ेंगे। तो उस लेवल की एग्जाम्स पे में भी उस लेवल की प्रिपरेशन लगती है। फिर हम अगर गेट या फिर यूपीएससी की बात करते हैं तो वो डिपेंड, मैंने जैसे कहा कि कंपटीशन पे डिपेंड करता है। कैट का मॉड्यूल थोड़ा अलग है, यहाँ पे भी मतलब करते हैं लोग, इस पे भी जो 99 परसेंटाइल और 100 परसेंटाइल टच करते हैं उनके लिए डेफिनेटली उतनी एफर्ट तो लगती ही है, हमें किसी भी एग्जाम पे लगती है जब आप किसी एग्जाम को टॉप करते हैं। बट एक सेफर साइड पे जाने के लिए मेरा ये मानना है कि कैट या फिर किसी भी एमबीए एंट्रेंस के लिए आपकी स्ट्रेटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप क्या फॉलो कर रहे हो। अगर आपकी प्लानिंग प्रॉपर है तो मुझे लगता नहीं कि इसके लिए 10 10 घंटे या 15 15 घंटे की प्रिपरेशन की जरूरत है। आपकी प्लानिंग अगर ठीक है और आप उसको डिसिप्लिन के साथ फॉलो कर रहे हो तो कैट एग्जाम मतलब शांति से भी क्रैक की जा सकती है। तो हम्म, ओके, ठीक है। अभी जैसे आई मीन आप बोल रहे कि आई मीन इतना प्रिपरेशन वो अपना वेरी होता है, हर एग्जाम के हिसाब से तो वेरी होता है। लेकिन आपने एक बार और बात मुझे बताई थी कि आपने कोई कोचिंग क्लासेस नहीं लगाए थे कैट प्रिपरेशन के लिए। तो आपने सेल्फ प्रिपरेशन कहाँ से किया था, क्या रिसोर्सेस आपने यूज किए थे कैट प्रिपरेशन के लिए? तो जैसे कि मैंने बताया कि मैंने कोचिंग तो लगाई नहीं थी, लेकिन मेरा जो एग्जाम प्रिपरेशन का मॉडल था वो था मॉक्स एंड सेल्फ प्रिपरेशन। तो जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि जो मेरा वर्बल वीक पार्ट था तो उसको मैं रीडिंग जो मैं डेली करता था एंड उसके बाद मैं मॉक्स देता था, तो उसके बाद मेरी रीडिंग हैबिट्स इंप्रूव हो गई, तो मेरा वर्बल जो है वो ठीक हो गया। एंड सिमिलरली जो मेरा लॉजिक रीजनिंग वीक पार्ट था वो मैं प्रीवियस ईयर पेपर्स के क्वेश्चन सॉल्व करता था ऑन अ रेगुलर बेसिस, एंड उसके बाद मेरा उस पे भी इम्प्रूवमेंट हो गई लॉजिक रीजनिंग में। एंड कॉन्ट मेरा थोड़ा स्ट्रॉन्ग पार्ट था पहले से ही, तो मैं उसको जो जितना मुझे आता था मैं उसको रेगुलरली प्रिपेयर करते रहता था, ब्रश अप करते रहता था पिछले कॉन्सेप्ट, तो उसके थ्रू वो भी कवर हो जाता था। तो ये मेरी प्रिपरेशन थी कैट के लिए। ओके। और फिर फाइनली जब समझ में आ गया कि चलो परसेंटाइल आ गया, रिजल्ट लग गया और आईएम में चले गए आप, तो क्या फीलिंग थी? मीन्स पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था, आपका क्या रिएक्शन था पर्सनली? क्योंकि अपने 2 साल से वही आपका जॉब, 8 घंटे की जॉब करो, फिर 2 घंटे पढ़ाई करो, फिर 1 1.5 घंटा और प्रैक्टिस करो, वही शेड्यूल था। क्योंकि थोड़ी सोशल लाइफ भी कम हो गई, फ्रेंड सर्कल भी कम हुआ होगा, बाकी भी जो टाइम पास नेटफ्लिक्स एंड ऑल सब चीजें कम होगी, पूरा वही फोकस था। तो 2 साल के बाद फाइनली आप जब आईएम में जाते हो, तो क्या आपकी भी क्या रिएक्शन थी, क्या फीलिंग्स थी वहाँ उस टाइम? तो जब रिजल्ट आया तो डेफिनेटली खुशी तो थी हाँ, कि हाँ। मतलब एक सपना देखा था हम्म। वो पूरा हो हम्म। गया अल्टीमेटली। तो हम्म। उसकी खुशी थी डेफिनेटली, एंड घर पे भी खुश थे, पेरेंट्स भी खुश थे कि हम्म। चलो इसने कुछ सपना देखा था उसने पूरा किया। तो हाँ। पेरेंट्स भी खुश थे। एंड जब मैं यहाँ पे आया आया में, तो यहाँ का जो क्राउड था, जो हम्म। लोग थे, तो वो देख के भी मुझे काफी खुशी मिली कि मैं इंडिया के टॉप ब्रेन्स के साथ हूँ इस वक्त, वन ऑफ द टॉप ब्रेन्स के साथ। एंड मतलब बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे इनिशियल फेज में। इनिशियल फेज काफी टफ था क्योंकि जॉब थी मेरी 26 26 मंथ की जॉब थी, एंड देन उसके बाद एकदम से मतलब पढ़ाई के साथ उतना कनेक्शन नहीं था, एंड देन एकदम से फर्स्ट सेम में 7 to 8 सब्जेक्ट्स पूरे फाइनेंस रिलेटेड एंड मैथमेटिकल कैलकुलेशन रिलेटेड, थ्योरेटिकल रिलेटेड, जो पढ़ने की भी हैबिट कम हो गई थी, टेक्निकल सब्जेक्ट्स वो सब एक साथ आ गए। तो प्रेशर भी था, बहुत सारी एक्टिविटीज चलते रहती थी कॉलेज में पहले 2 महीने में, तो उसके साथ कोप करने में टाइम भी लगा थोड़ा सा। बहुत सारे दिन होते थे कि 1 घंटा 2 घंटा स्लिप होती थी यहाँ पे। तो इनिशियल फेज बहुत सारी चीजों के साथ था, मतलब एक तो हैप्पीनेस भी थी आईआईएम में आने की,
लेकिन वही चैलेंज भी था कि पढ़ाई जो छूट चुकी है पीछे उसको वापस लाना है। एंड देन यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज चलती रहती थी, उसमें भी पार्टिसिपेट करना है। तो बहुत सारी चीजें थी, बट अल्टीमेटली उसका रिजल्ट जो है आज वो अच्छा ही है। तो यही है। सुकून तो था कि चलो हाँ। कर लिया है, अभी सस्टेन करना है ना। जैसे हाँ। शाहरुख खान सर भी बोलते कि लोग क्या करते हैं, काम मिलने तक बहुत काम करते बोले, और काम मिलने के बाद छोड़ देते। तो हम्म। मैं क्या करता हूँ बोले, जब मुझे काम मिल जाता है तब भी मैं बहुत ज्यादा मेहनत करता हूँ। तो वो आपने फॉलो किया कि आपने जस्ट आईआईएम में नहीं गए, जब आईआईएम में गए तब भी आपने फिर से कोप अप किया, चीजों में पार्टिसिपेट किया। सो वेरी गुड। अभी अगर हम देखेंगे तो आगे के फ्यूचर प्लानिंग्स क्या है? अभी जैसे आपका सेकंड ईयर है, विद इन 4 to 5 months आपको काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटी आएगी प्लेसमेंट की। तो क्या फ्यूचर प्लानिंग्स है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में कुछ बता सकते हो आप? तो फ्यूचर प्लानिंग अगर बोली जाए तो जैसे मैंने बताया कि जब मैं कोलैबरा में था एंड मैं मैनेजर्स लोगों को देखता था, मतलब कोलैबरा का मुझ मैं बहुत हेल्प, मतलब कोलैबरा ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। जैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आपको सीधे लीडरशिप के साथ कनेक्शन या कांटेक्ट बनाने का चांस नहीं मिलता, लेकिन कोलैबरा ने मुझे वो अपॉर्चुनिटीज दी कि मैं सीधे वहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट्स या फिर हमारे डायरेक्टर्स जो थे उनसे कांटेक्ट कर सकता था। तो कोलैबरा में रहते हुए मैंने देखा है लोगों को काम करते हुए कि लीडरशिप किस तरीके से काम करती है। तो वही मेरा एक ये भी था कि जिसने मुझे मोटिवेट किया एमबीए की तरफ जाने के लिए। तो अभी अगर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल की बात करें तो एट प्रेजेंट तो मेरा शॉर्ट टर्म गोल यही है कि जब फाइनल प्लेसमेंट्स आएंगे तो हम्म। उसके फर्स्ट फेज में या फिर इनिशियल फेज में ही मैं प्लेस हो जाऊँ और मेरा सिक्योर कर लूँ प्लेसमेंट। शॉर्ट टर्म गोल तो यही है, एंड वहाँ पे जितना ज्यादा लर्न कर पाऊँ चीजें जब मैं फुल टाइम वहाँ पे काम करने जाऊंगा। इनिशियल फेज मतलब शॉर्ट टर्म गोल तो यही है कि मैं जितना ज्यादा सीख पाऊँ सीखूंगा। लॉन्ग टर्म गोल मेरा ये है कि जो लीडरशिप रोल्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के वहां पे पहुंचने का। पर पहले मेरा यहाँ से आने के पहले बिजनेसेस या स्टार्टअप्स की तरफ मेरा मोटिवेशन नहीं था बिल्कुल भी। लेकिन यहाँ पे आईआईएम में आने के बाद एंड यहाँ के एनवायरनमेंट में रहने के बाद मुझे ऐसा फील होता है कि उधर भी जाया जा सकता है। अभी इस पे कोई ठोस मेरा कंक्लूजन नहीं है, बट इन फ्यूचर अगर ऐसा कुछ होता है तो मेरा उस पे भी वर्क चल रहा है कि मैं किसी स्टार्टअप या इस किस्म की चीज़ों में इन्वॉल्व हूँ। तो यही है अभी तो। ओके। चलिए, आई मीन थैंक यू सो मच मिथिलेश, जिस तरह से आपने बताया मैं कुछ चीज़ों को समराइज कर देता हूँ। आपके जो आंसर्स भी थे, जो भी आपने चीज़ें बताई, वो बहुत सहजता से बताई, बहुत सिंप्लिसिटी से बताई। क्योंकि बहुत बार मैंने लोगों को देखा है, काफी लोगों को मैं मिलता हूँ, चीज छोटी सी होती है लेकिन उसको बड़ा करके बताता है। आपने बड़ी चीज की लेकिन उसको छोटा करके बताने की पूरी कोशिश की। तो आपने 2-3 चीजें काफी अच्छी बताई, जो वर्किंग प्रोफेशनल्स भी है, जो कॉलेज में स्टूडेंट्स भी हो गए, उनको भी ज्यादा हेल्पफुल रहेगी कि प्रोसेस की तरफ ध्यान दो, रिजल्ट की तरफ इतना मत ध्यान दो, प्रोसेस और आपकी स्ट्रेटेजी फाइनलाइज करो। और हर एक की मिस, हर इंसान की स्ट्रेटेजी अलग होती है। और सेकंड चीज आपने ये भी बताया कि एक्सप्लोर करो चीजों को। अगर आप फिगर आउट नहीं कर पा रहे हो, डोंट कम टू कंक्लूजन। आजकल क्या होता है, जनरेशन में भी बहुत ज्यादा इम्पेशेंट हो गई, वो डायरेक्टली कंक्लूजन पे आ जाते हैं। या जैसे अभी मैं आई मीन एमबीए के बारे में भी बात करेंगे आने वाले इंटरव्यूज में हम, कि अभी बिजनेस एनालिस्ट बहुत हाइप पे चल रही है। तो कि कुछ पता नहीं लेकिन बिजनेस एनालिस्ट लेना है, कुछ पता नहीं लेकिन कंप्यूटर इंजीनियरिंग लेना है। लेकिन आपने क्राउड को फॉलो नहीं किया, आपने पहले खुद को टाइम दिया, एक्सप्लोर किया, फिर आपने डिसीजंस लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग आवर इंटरव्यू सेशन। थैंक यू सो मच फ्रॉम मी एंड माय बड़ी सारथी टीम टू। और हम यही चाहते हैं कि अगर आप किसी को भी अगर दिक्कत आती है, कुछ भी पूछना चाहे, तो आपके जो भी सोशल मीडिया हैंडलिंग्स हो गए वो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देते हैं, सो दैट आपको डायरेक्टली कनेक्ट कर सके। एंड थैंक यू सो मच मिथिलेश, थैंक यू। थैंक यू सूरज, मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए, मेरे व्यूज को प्रेजेंट करने के लिए। तो थैंक यू टू बड़ी बड़ी सारथी सारथी प्लेटफॉर्म एंड यू एज वेल। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं एक और चीज बोलना चाहता हूँ कि आप लोग जो काम कर रहे हो ये मेंटरशिप का, ये बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल सकता है हमारे आने वाली जनरेशन के, या जो हमारे जूनियर्स हैं उनके लिए। क्योंकि जैसे कि मेरा एक्सपीरियंस मैंने पीछे बताया आपको कि गाइडेंस नहीं था मेरे पास कोई प्रॉपर। और आप लोग जो अभी प्रोवाइड कर रहे हो गाइडेंस एंड मेंटरशिप बच्चों को, तो वो उनको 11th 12th में या फिर उनके उस एज में उनको वो रास्ते दिखा सकता है अलग अलग कि वो किस डायरेक्शन में जा सकते हैं। तो ये एक बहुत पॉजिटिव चीज आप कर रहे हो, एंड उसके लिए सही में आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड वंस अगेन थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। थैंक यू सो मच मिथिलेश। ओके, थैंक यू।